हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 वाटर रिसोर्सेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट मैप की लोकेशंस है ना वो भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई आर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कॉल्ड द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो रिवर वैली मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ का क्या मतलब होता है कि एक चीज़, मल्टीपर्पज़ को बेसिकली आप लोग ऐसे समझिए कि कोई काम सिर्फ एक तरह से ना किया जाए, उसको उसके फ़ायदे कई तरीके से हो रहे हों। तो रिवर वैली जो प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे आप लोग फ़िशिंग भी कर सकते हैं, फ़िशिंग वगैरह, और वहाँ पे फिर टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है पानी के आसपास। और फिर जब जैसे कि नदियों को इरिगेशन के लिए भी उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसलिए मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा गया है? तो देखिए, टेम्पल का मतलब क्या होता है? जो कुछ अच्छा करे, है ना, लाइफ में। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो मल्टीपर्पज़ जो रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, यानी कि थोड़ा पैसा आता है देश में। जैसे कि एग्रीकल्चर अच्छा होता है, अर्बनाइजेशन होता है, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारे के सारे फायदे होते हैं। क्या क्या आप लोग, अगर मैं आपको पॉइंट्स में बताऊं तो आप यहाँ पे लिखेंगे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, अर्बनाइजेशन, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो ये 1 2 3 इनके अंदर आप लोग पॉइंट्स करके लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेट की जगह आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे भी लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लग सकती हैं उस पानी का इस्तेमाल करके, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना, बचा करके रखना क्यों ज़रूरी है? 3 रीज़न बताने हैं। तो 3 रीजंस क्या हैं? टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, अगर पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी, है ना, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। टू कंट्रोल ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए पानी का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। और टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हज़ार्ड एज अ क्वालिटी वाटर इज अफेक्टेड बैडली। तो अगर हमें पानी को सही से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारी हेल्थ हज़ार्ड, जैसे कि हाइजीन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, आपको हाथ धोने पड़ते हैं। पानी ही नहीं होगा तो नहाएंगे कैसे, हाथ कैसे धोंगे, खाना कैसे बनाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को पानी की ज़रूरत होती है, पानी बचाने की ज़रूरत। ये 3 पॉइंट्स ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर डैम्स क्लासीफाइड। डैम्स को कैसे क्लासीफाई हम लोग करते हैं? तो डैम्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड हाइट। तो कैसा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बना हुआ कैसा है, और उसकी कितनी हाइट है, उसके बेसिस पे हम लोग डैम्स को क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड हाइट, लाइक टिम्बर डैम्स, ठीक है, लकड़ी के डैम, एम्बार्कमेंट्स, मेजनरी, लार्ज, मीडियम हाइट और लो डैम्स। तो इन सब बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो आंदोलन फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल इशू, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते, मतलब अपनी जगह से उनको हटना पड़ता, और एनवायरमेंटल इशू हो रहे थे, मतलब पर्यावरण भी काफ़ी ज़्यादा, पर्यावरण में इशू क्रिएट हो रहे थे, है ना। तो इसलिए सरदार सरोवर डैम का विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वेस्टर्न हिमालयाज, बंगाल एंड राजस्थान। तो बंगाल, राजस्थान, हिमालयाज में किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चलाया जाता है वो हमें बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ये है, इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गल्स और कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। तो वेस्टर्न हिमालयाज में गुल्स हो गए, ठीक है, और कुल्स हो गए, इन सब का ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं पानी को सेव करके रखने के लिए, खेती के लिए। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इंडेंटेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। तो बंगाल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे इनंडेशन चैनल्स जो हैं क्रिएट किए जाते हैं, ताकि वहाँ पे अपने खेतों में वो पानी दे सकें। तो इनंडेशन जो है ना, इसमें क्या होता है कि देखिए इस तरीके से, तो देखिए जो इनंडेशन है ना, इसका मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे से ना ये नदी बह रही है बहुत ज़्यादा और इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो इसको दूसरी जगह पर जैसे कि खेतों में ले जाओ या फिर किसी और ऐसे लेक में ले जाओ जहाँ पे पानी की ज़रूरत हो, तो ये होते हैं इनंडेशन चैनल्स। तो इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं,
है ना। और राजस्थान में क्या होता है, टंकास वर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जब जैसे बारिश पड़ती है तो छत पर उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और पाइप के थ्रू फिर वो ज़मीन में स्टोर कर दिया जाता है, ज़मीन में टैंक्स बनाए जाते हैं, टंका बोलते हैं उनको। तो आप लोगों से एग्जाम में ना ये पूछा जा सकता है कि ये गुल क्या होते हैं, कुल क्या होते हैं, टंका क्या होते हैं। तो गुल कुल कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में इनका जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें एंड वर बिल्ड इनसाइड द हाउस, ये जो राजस्थान के टंकास हैं कोर्टयार्ड में, दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप। तो इस तरीके से रूफ होती है, उसमें पाइप होता है, फिर अपने घर के आंगन के बीच में कहीं पर नीचे टैंक से में पानी को स्टोर किया जाता है ताकि जब पानी की कमी हो जिस सीज़न में तब उस पानी का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन एनी 5 मेन कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के 5 आप लोगों को कारण बताने हैं। तो कौन कौन से कारण हैं, तो 5 मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, फर्स्ट देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डम्प विदाउट ट्रीटमेंट। मतलब जो इंडस्ट्री के केमिकल्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसको ऐसे ही नदियों में फेंक दिया जाता है, उसका बिना ट्रीटमेंट किए, उसको बिना ठीक किए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन का मतलब होता है कि गर्म पानी स्पेशली इंडस्ट्री से ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। पोल्यूटेड हॉट वाटर इज पम्प्ड इनटू द वाटर। उससे क्या होता है, जो पानी का टेम्परेचर होता है नदियों का वो काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेज हो जाता है और काफ़ी वहाँ पे पोल्यूटेंट्स आने लगते हैं, वहाँ के जो जानवर हैं वो मरने लगते हैं। तो एक तो होता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री की जो केमिकल्स वगैरह है वो ऐसे ही बिना ट्रीट किए नदियों में भेज देना। फिर गर्म पानी नदियों में भेज देना इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। डोमेस्टिक वेस्ट, घर में जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं उनको फेंक देते हैं हम लोग। यूज़ ऑफ वॉशी ऑयली स्पिल्स फ्रॉम द शिप। तो शिप से क्या होता है कि कई बार जो ऑयल शिप में डालते हैं वो स्पिल हो जाता है, यानी कि बह जाता है पानी में। और फिर उसके बाद 5वां पॉइंट आप ये लिखेंगे एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, ड्रिप इनटू द सॉइल अंडर वाटर गेट पोल्यूटेड। तो जो अंडर वाटर है पानी वो पोल्यूटेड हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि खेती में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का जब इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन कॉजेज़ हो गए वाटर पोल्यूशन के, 5 हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनिटी एंड अपोजिशन, वाई। तो कुछ सालों में पहले तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को डैम्स आर नोन एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, बट अब उनका विरोध हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, जैसे कि नर्मदा सागर डैम का हुआ था। तो इसका रीज़न क्या है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि पानी ना डैम में रोका जाता है। अब पानी एकदम से वहाँ पर वहीं पर खड़ा रहेगा, या फिर खड़ा रहेगा नहीं, पड़ा रहेगा। तो क्या होता है, जो वाटर के सेडिमेंट्स होते हैं ना, जब वो फ्लो होता रहता है तो सेडिमेंट्स यानी कि उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत वगैरह होता है, वैसे तो वो पानी के साथ फ्लो होता रहेगा अगर वो फ्लो होगा तो, बट डैम्स में पानी रुका रहता है तो वो सेडिमेंट्स जो है ना वो नीचे की तरफ जम जाते हैं। तो एक्सेसिव सेडिमेंट्स हो जाते हैं वहाँ पर डैम्स में। डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट। अब देखिए नदी बहती है, समुद्र में मिलती है और इधर उधर जाती है, बट डैम का पानी ज़्यादा बहता नहीं है, रुका रहता है। तो उसमें जो फौना है यानी कि नदियों में या रहने वाले जो पहले जानवर थे, अब डैम्स में वो एक ही जगह पर बेचारे पड़े रहते हैं। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। जब डैम्स बनते हैं ना तो क्या होता है कि गाँव के गाँव पानी के अंदर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो बहुत बड़े एरिया के लिए में पानी से डुबा दिया जाता है। तो जो पहले वहाँ पे गाँव थे उन लोग कहाँ जाएंगे अब। अनसक्सेसफुल इन कंट्रोल ऑफ फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। अब अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है ना तो डैम का पानी छोड़ना पड़ता है और उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कॉज्ड वाटरबोर्न डिजीज एंड पेस्ट पोल्यूशन। तो इंड्यूस्ड अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक, भूकंप भी आ जाते हैं इनकी वजह से। कॉज्ड वाटरबोर्न डिजीज़, पानी की वजह से कई सारी बीमारियां भी फैलती हैं, क्योंकि पानी रुका रहता है तो उसमें मच्छर और बाकी सारे जो बीमारियां हैं वो पनप जाती हैं। और पेस्ट पोल्यूशन, काफ़ी मतलब दिक्कत उसमें सबसे ज़्यादा ये होती है ना कि बीमारियां काफ़ी ज़्यादा फैलने लगती हैं। और जब बहुत ज़्यादा वर्क होता है ना ऐसे इलाकों पर जो पहाड़ी इलाके हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ जाते हैं। और फिर आता है रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन। तो वही था यही वाला कि डैम्स फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा जब बारिश आती है तो पानी को छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए जिसकी वजह से डैम्स का पोजीशन हो रहा है। अब हम लोग ना कुछ देख लेते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज से जो आपका मैप आएगा वो आएंगे डैम्स, कि कौन कौन से डैम्स हैं जिन पर, जो डैम्स के बारे में ही ज़्यादातर पूरा चैप्टर है, तो कहाँ पर कौन कौन से डैम है। तो यहाँ पे सबसे पहले है, टॉप से स्टार्ट करते हैं, सलाल। सलाल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, सलाल डैम जो है वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और कौन सी रिवर कौन सी है, ये रिवर है चेनाब रिवर,
चेनाब रिवर पर सलाल डैम लोकेटेड है। फिर आता है भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम है हिमाचल प्रदेश में, और कौन सी रिवर पे है? सतलुज रिवर पर ये है। टिहरी डैम कहाँ पर है? टिहरी डैम है उत्तराखंड में। और कौन सी रिवर पर है? तो ये भागीरथी रिवर पर टिहरी डैम है, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी रिवर पर टिहरी डैम लोकेटेड है। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर है राजस्थान में। और सरदार सरोवर डैम जो है वो है गुजरात में। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है और ये नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में है। तुंगभद्रा डैम तो देखिए तुंगभद्रा रिवर पर ही है, ठीक है। तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। तो तुंगभद्रा डैम जो है वो कर्नाटक में है। आपसे रिवर वगैरह नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ स्टेट पूछी जाती है। कर्नाटक में है तुंगभद्रा। और नागार्जुन सागर जो है वो कहाँ पर है? नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो ये वाले जो है ना डैम्स जो मैंने आपको भी बताए हैं, ये एग्जाम के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप एकदम याद रखिए। सलाल, भाखरा नंगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे है, हीराकुंड डैम है, और नागार्जुन सागर तुंगभद्रा, ठीक है। ये सारे के सारे डैम्स ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं, समझाए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं इनके। और ये देखिए आपसे और ये भी पूछा जा सकता है कि वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, वाटर स्कैर्सिटी, पोल्यूशन के कॉजेज़ तो हमने देख लिए। वाटर स्कैर्सिटी होता है पानी की कमी। तो पानी की कमी कैसे हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन सीजनल एंड एनुअल रेन। तो एक तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल रेन, क्योंकि रेन का कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने देखा था ना, जैसे डैम्स बनते हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनके डिफरेंस भी। तो फ़ायदे क्या होता है? इरिगेशन होती है ना, सिंचाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पानी बाढ़ से बचाया जा सकता है, बाढ़ से बचाया भी जा सकता है, और ज़्यादा रेन हो जाए तो इसकी वजह से बाढ़ भी आ जाती है। इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे नदी की तरह मतलब उस पर ट्रैवल किया जा सकता है बोट्स वगैरह से। फिश ब्रीडिंग यानी कि फिशिंग की जा सकती है। और रिक्रिएशन का मतलब होता है कि डैम्स में ना घूमने के लिए भी काफ़ी खूबसूरत होता है। डिसएडवांटेज क्या है? फ्रेगमेंट्स ऑफ रिवर्स, मतलब रिवर्स जो है ना वो बहने के लिए मतलब रुक जाती हैं, फिर है ना, रुका हुआ होता है। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन मैंने आपको समझा दिया था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल, अफेक्ट द हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ, कैलामिटीज़ यानी कि बाढ़ वगैरह आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाती है। और इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, मतलब राज्यों में आपस में ना लड़ाई हो जाती है कई बार कि भाई कौन डैम का पानी इस्तेमाल करेगा और कितना कौन इस्तेमाल करेगा, इसकी वजह से। तो ये सब तो मैंने आपको समझा दिया था कि नीचे जो है गाढ़ जम जाता है, फिर लोग क्योंकि बहुत सारे एरिया में डैम्स बनते हैं तो कई बार लोकल पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ता है। और एक्वेटिक यानी कि जानवरों की, फिशेस वगैरह की हैबिटेट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो फ्लो नहीं कर रही है अब रिवर, अब वो बिल्कुल रुका हुआ है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, टॉपिक्स इसके आपको करने चाहिए। थैंक यू।